लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कुछ तो नहीं पढ़ा था। हाँ, आज उससे आगे पढ़ना। दोस्तों, कैरिंग कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेस्ट वे है सोचने का, जो आपका ऑप्शन है उसको मान लीजिए वो है ही नहीं। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो अब आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते, वो कहलाता है आपने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपने वो वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, जैसे दिल्ली और गुड़गांव में पढ़ाने की बात थी, दिल्ली में 2 लाख मिल रहे थे, गुड़गांव में 250 मिल रहे थे, दिल्ली ऑप्ट कर लिया, गुड़गांव छोड़ दिया, तो गुड़गांव पे जो अर्निंग थी वो मेरी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग नाम के चैप्टर में, तो आपके करिकुलम में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। कैरिंग कॉस्ट का मेजर पोर्शन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसलिए कैरिंग कॉस्ट हम टिपिकली किसकी उसमें फॉर्म में लिखते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। लोन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मेनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या फिर अगर इवन इफ वो वेयर हाउस का रेंट वगैरह है तो उसको हम परसेंटेज ऑफ यूनिट्स लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट को। ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, ऐसी कॉस्ट जो ऑर्डर करने के बाद, कौन सी कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट जो ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद, ऑर्डर करने के लिए लग रही, मेरी लाइन गलत थी। अब आपने कहा कि सर एग्जांपल, गुड्स मंगवाए, उसके लिए टेंडर निकाला, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, मतलब आपने फोन कॉलिंग वगैरह की, आपने प्रिंट वगैरह, परचेज ऑर्डर का प्रिंट निकाला, आपने ईमेल वगैरह किया, नेट का भी खर्चा आता है, बिजली का भी खर्चा आता है, वहां से हो सकता है फ्रेट भी सिर्फ इसीलिए लगाओ क्योंकि आपने ऑर्डर किया, जितनी बार आप ऑर्डर कर रहे हो उतनी बार फ्रेट लग रहा हो। कोई स्पेशली खर्चा जो कि आपके ऑर्डर पे लग रहा है, यूनिट के हिसाब से नहीं लग रहा, पर यूनिट नहीं लग रहा। समझ में आ रही है बात, वो किस हिसाब से लग रहा है, ऑर्डर के हिसाब से, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां तक क्लियर है। तो 3 कॉस्ट हो गई, पहली कॉस्ट ऑफ आइटम या कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब चीज की कॉस्ट, अगर मैं ये रिमोट मंगवा रहा हूं तो उस रिमोट की कॉस्ट। दूसरी और तीसरी को कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट, और तीसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। याद रहेगा सबको। अब मुझे थोड़ा सा आपको सिखाना है, आज मैं आपको डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन नहीं सिखाऊंगा, आज सिर्फ फॉर्मूला सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब फॉर्मूले पे ग्रिप आ चुकी होगी तो मैं 5 मिनट लगा के डेरिवेशन सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये टॉपिक सिंपल बना के दूंगा। क्योंकि अगर मैं डेरिवेशन सिखा देता हूं तो आप लोग डेरिवेशन की ओर डाइवर्ट हो जाओगे। पहले हम टॉपिक सीख जाएंगे, अच्छे से टॉपिक आ जाएगा, फिर मैं बड़ी जल्दी से डेरिवेशन करा दूंगा, क्योंकि पेपर में डेरिवेशन तो आना नहीं। लेकिन मेरी आदत है मैं हर चीज का रीजन दे देता हूं, ताकि कोई ये ना बोल सके गोली देके निकल गए। चलो, अब थोड़ी सी बहुत पिट्ठू वाली मैथ्स करेंगे, जिसके अंदर आप भूल जाना कि आपने पास में कोई मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी। आपके पास डेज हैं, डे 1, डे 2 लिखते जाएंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। डे 6 तक लेके चलना है। मान के चलिए डे 1 पे मैंने कितने यूनिट्स मंगवाए, 100 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, फैक्ट्री आप में से किसी ने देखी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से किसी ने फैक्ट्री के अंदर जाके देखा है? किसी ने नहीं देखा? चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपनी किचन को फैक्ट्री बना देते हैं। ऐसा क्यों? किचन को फैक्ट्री क्यों बनाते हैं? फैक्ट्री देखी ना देखी हो, किचन सबने देख रखी है, और किचन में भी प्रोडक्शन होता है फूड का। तो हम यहां पे कुकरी क्लास चालू करते हैं। और मीनवाइल आप लोग क्या करिएगा, कभी खाली बैठे हो
तो दो चार चीज आराम से देखिएगा कि, क्योंकि रियल लाइफ में तो काम तो यही करने हैं ना। यूट्यूब पे देख लेना कि फैक्ट्री में काम कैसे होता है। कोई, मैं ज्यादा जैसे टाटा, टोयोटा, किसी की भी यूट्यूब पे डाल देना, कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा मैं, वो आपको बता देगा कि इस तरीके से आपकी फैक्ट्री में होता है काम। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं। चलो, अब मैंने क्या किया, आटे की बात कर रहा हूं। फूड बनाने में आटा चाहिए। आटा जो है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर जैसे आप लेके आए आटा, धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है। आप 100 ग्राम आटा लाए या 100 केजी आटा लाए, वॉट एवर, अब क्या हुआ, धीरे धीरे कंज्यूम होता गया। अब सबसे पहली अजम्पशन हम यहां लेके चलते हैं, जो यहां पे कंज्यूम हो रहा है ना, इक्वल उसमें हो रहा है कंज्यूम, एब्रप्टली कंज्यूम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो बहुत ज्यादा खा लिया है ना, पूरी पकवान बने पड़े हैं, और दूसरे दिन कहां खाया ही नहीं, आज तो डाइटिंग पे। तो हम लोग सबसे सिंपल एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो क्या है, सेम लेवल की कंजम्पशन हो रही है, इक्वल। ये बड़ा बेसिक सी एजम्पशन ले रहा हूं, नहीं तो हमारा फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि सर इसी चीज को उल्टा लिख के देखें एक बार। मैंने कहा उल्टा लिखने से क्या होगा, अरे सर लिखो तो। मैंने कहा चलो भाई लिख देते हैं, आप भी लिख दीजिए। मैंने कहा पता नहीं क्या करा रहे हैं यार, लिख दिया सबने। अब मैंने कहा कर क्या रहे हो सर, जरा टोटल करके देखो, जादू होगा। मैंने कहा क्या जादू है इसमें, अरे मैंने 1000 होना चाहिए, तो मैच या तो 80 हो जाएगा, या सॉरी मेरे से गलती हुई थी, 100 ग्राम की जगह 1 किलो कर दो, 1000 ग्राम। ठीक है, या तो मेरे को लेना चाहिए था 80, 60, 40, 20, अब मैंने ले लिया 800, तो इसको 1000 कर दीजिए। सही है। अब आपने कहा कि सर जादू देखिए, अगर टोटल करूं तो 1000 आ रहा है। मैं कहा इसमें क्या जादू है भाई, वो तो आएगा ही। अरे सर जादू है। मैंने कहा इसमें भी कोई जादू होता है, उल्टा करके लिख दिया, फिर टोटल कर दिया, बात तो वही आ रही है। ठीक है, मतलब डे 1 पे सारा खाना था, आटा था, डे 6 पे खत्म हो गया, या फिर उल्टा कह लो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मैंने कहा बात तो वही है, लेकिन ये 1000 का खेल क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये आप चाह क्या रहे हो। अब देखो, आपको 2-3 आपने फॉर्मूला पढ़े थे, एक था सीक्वेंशियल सीरीज में, याद है, सम टू एन टर्म, याद है? याद है? नहीं याद? चलो देखो, सम टू एन टर्म, जिसने नहीं पढ़ा वो बस ऐसे ही हल्का हल्का सुन ले, पढ़ रखा है तो ठीक है। यही है, वो एक्चुअली ऐसे ही बना, देख लो, फर्स्ट टर्म 1000, लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या कहला जाएगा, एवरेज। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एवरेज, और एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सम। चेक करके देखें, 1000 प्लस 800 1800 प्लस 600 2400 प्लस 400 2800 प्लस 200 3000। अब इसमें रख के देखो, एन ऐसे ही रहने दो अभी। ए था 1000, लास्ट टर्म थी 0, हो गया क्या 500, एन कितना है 6 इंटू, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। तो आपने कहा कि सर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप एवरेज निकाल रहे हो। मैंने तो आपको एक डेरिवेशन भी बता दिया, किसका,
बचपन में जो पढ़ा था फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में आपने? सम टू एन टर्म का, यही डेरिवेशन था, एक्चुअली यही डेरिवेशन था, है ना। उस समय डेरिवेशन नहीं पढ़ते थे, बस पढ़ लेते थे, हो गया। तो मैं ये करना चाह रहा हूं, मेरे से कोई पूछे एवरेज स्टॉक क्या है, वो कितना आ जाएगा, मैं किसी भी दिन पे निकालूं वो कितना आएगा? एवरेज तो 500 ही होगा ना, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। अब परेशानी क्या है और क्यों है, मैंने ऐसा किया क्यों? आप आराम से सोचिए। मैंने कहा कि देखिए पहले दिन मेरे पास 1000 यूनिट स्टॉक था, लास्ट डे 0 था, डिवाइड बाय 2, ये क्या हो गया? 1000/2। इसे क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, एवरेज डेली स्टॉक। ऐसा क्यों कहा और क्या किया, बहुत आराम से सुनना। हम बड़े परेशान बैठे थे, रोज कंज्यूम होने के चक्कर में मेरे पास स्टॉक चेंज हो जाता था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्योंकि मैं कुछ खा रहा था, मेरे पास डेली स्टॉक चेंज हो रहा, मतलब डेली मेरी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रही थी। केमिस्ट की शॉप पे गए हो कभी? उस पर कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1000 मेडिसिन होती है, मतलब एटलीस्ट 1000। अब उसकी अगर वो कैरिंग कॉस्ट निकाले और डेली उसका स्टॉक चेंज हो रहा है, he will become mad, he or she will become mad। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पागल? तो आपने कहा यार सर फिर करें क्या? हमने कहा एक काम करते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव है, हम अपने एक मैथमेटिशियन फ्रेंड के पास जाते, उससे कहते हैं तो ऑन एवरेज बता दे डेली कितना स्टॉक रहता है पूरे साल। अब शुरू में रहता है 1000, एंड में रहता है 0, तो ऑन एवरेज डेली तेरे पास कितना स्टॉक रहा? 500। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरी बात? तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास ऑन एवरेज स्टॉक जो है पूरे साल कितना रहा? 500। आप ये मत बोलिए कि शुरू में था कितना? 1000। यहां पे 6 डेज है, मैं साल के हिसाब से बोल रहा हूं, ऐसे ही फॉर अंडरस्टैंडिंग का समझ जाइए। डे 1 पे कितना था? 1000। डे एंड जो भी साल का था उसमें कितना है? 0। तो अब या तो आपके पास पहला तरीका क्या है, इंडिविजुअली डेली की कैरिंग कॉस्ट निकालिए, इट विल बी ऑलमोस्ट सुसाइडल थिंग। कंप्यूटर भी सर पकड़ लेगा, बख्श दो मेरे को। तो दूसरा तरीका क्या था? हमने कहा मान के चलेंगे कि हमारी कंजम्पशन जो है वो इक्वल हो रही है अक्रॉस द ईयर। सही है या नहीं है? लॉजिकल बात है। तो हमने कहा हमारी कंजम्पशन अगर इक्वल हो रही है अक्रॉस द ईयर, तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास हर समय स्टॉक कितना रहता है? आपने कहा सर 500। कुछ दिन स्टॉक ज्यादा रहा होगा 500 से, जैसे अगर यहां पे 6 दिन का था, डे 1, डे 2, डे 3 पे हमारा 500 से ज्यादा स्टॉक था, और कुछ दिन पे डे 4, डे 5, डे 6 पे एवरेज स्टॉक से कम स्टॉक था। लेकिन हम क्या बोल के चलेंगे कि ऑन एवरेज पूरे साल डेली मेरे पास कितना स्टॉक रहता है? 500। ये ज्यादा आसान है ना। उसमें फिर मेरे को सीधा सीधा पहले दिन का स्टॉक लूंगा, हर मेडिसिन का, 1000 मेडिसिन है तो, और लास्ट दिन का स्टॉक लूंगा, एवरेज कर दिया, मुझे पता चल गया कि ऑन एवरेज मेरे पास पूरे साल इतना स्टॉक रहता है, हर उसका कर दिया। यहां पे साल बोल रहा हूं, कहीं टेन्योर कुछ हो सकता है, मंथ हो सकता है, कहीं टेन्योर वीक हो सकता है, ये आपके ऊपर है, रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर है। तो आपने कहा कि सर मेरे को ये पता चल गया कि ऑन एवरेज मेरा स्टॉक जो है वो इतना रहता है। पहले बताओ ये समझ में आई बात? अच्छा, इस बात में कोई 1% भी सोच रहा है कि नहीं सर बात थोड़ी कम समझ में आई, तो बोलो। पक्का सही है? पक्का है ना भाई? आप खुद सोच के देखिए, या तो आप पूरे साल का, जैसे मैंने क्या किया, इसका 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 टोटल किया, कितना आया था? 3000। या फिर मैंने कहा इसका 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 टोटल करो, वो भी क्या आ रहा है? 3000। चेक कर लो। तो मैंने कहा अब डेली का करना मुश्किल है, एवरेज का भी वही आ रहा है, तो एवरेज बेस पे ले लो। थोड़ा बहुत उनने सिक्के हो सकता है पेपर रियल कैलकुलेशन में हिल जाए, क्योंकि रियल लाइफ में एग्जैक्ट इक्वली कंज्यूम नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग काफी कुछ किसके पास पहुंच जाते हैं? रियल लाइफ सिचुएशन के पास पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो हमने एक चीज सोची और सीखी
क्या सीखा हमने? हम लोग कभी भी एक्चुअल स्टॉक के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे कैरिंग कॉस्ट की, रेदर किस पे करेंगे? कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हमेशा एवरेज स्टॉक पे होगी। कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होगी? एवरेज स्टॉक। जैसे मान के चलो आपने कंज्यूम किया, पूरे साल का कंजम्पशन दे दिया आपको 10,000 यूनिट्स, तो कैरिंग कॉस्ट किस पे निकलेगी? 5,000 पे। आपने कहा क्यों सर? क्योंकि साल के शुरू में कितना स्टॉक मंगाया था? 10,000। साल के एंड में कितना था? 0। तो ऑन एवरेज कितना स्टॉक रहा डेली? 5,000। समझ में आया या नहीं आया पूरे साल का? पक्का बात क्लियर हो गई? पक्का। देखो मैं चाहता गोली देके सीधा निकल जाता, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन मेरे ख्याल से लॉजिक और समझ में आया हो। टीचर्स जनरली क्या करते हैं, बस बोल देते हैं एवरेज स्टॉक को के ऊपर निकलती, रीजन नहीं समझते। क्यों? उनको थोड़ा सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत होती है। अब आपको क्लियर हो गया ना? अब हम इसीलिए मैथ्स पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ी इसीलिए थी। ठीक है, चलो अब हम इसी चीज को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर 1% भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट को लिखवाने के लिए।